All right. Now I'm starting with the aortic regurgitation murmur. ठीक है, इसमें क्या होता है? अच्छा, डॉक्टर रोयाम, आप पहले लेक्चर में थी। मैंने रिगर्जिटेशन के हवाले से कुछ फीचर्स बताए हैं। क्या आप बता सकती हैं वो क्या फीचर है, डॉक्टर रोयाम? डॉक्टर मुनज्जा, मैंने अभी एक फीचर बताया था पिछले लेक्चर में। Yes, regurgitation is always associated with high-pitched blowing murmurs. शाबाश। हाई पिच ब्लोइंग मर्मर, जहां भी आ जाए आपने पहले ये देखना है कि ये हमेशा रिगर्जिटेशन का होगा। फिर देखने का सिस्टोलिक है तो माइट्रल ट्राइकस्पिड, डायस्टोलिक है तो अयोटिक होता है। सो इट इज अर्ली डायस्टोलिक। कोई मुझे आप बस एक्सप्लेन करेगा व्हाट डज अर्ली डायस्टोलिक मींस? डॉक्टर जुमेरा खुर्रियो, आई डोंट नो व्हाट इज योर प्रॉपर नेम, माफ करना, लेकिन कैन यू ट्राई? व्हाट इज मेंट बाय अर्ली डायस्टोलिक, डॉक्टर जुमेरा? Isovolumetric relaxation. हाँ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके फौरन बाद जो आपके पास फेज आता है, दैट इज डॉक्टर आइसोवॉल्यूमेट्रिक। आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है। अच्छा, आपके पास जो फौरन फेज आता है दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद फेज आता है रैपिड डायस्टोली का, और फिर आता है स्लो डायस्टोली का। ठीक है, रिड्यूस्ड डायस्टोली का। ठीक है, तो आपके पास अर्ली डायस्टोली का मतलब होता है कि डायस्टोली के बिल्कुल स्टार्ट में सुनने को मिल जाएगा। डायस्टोली के बिल्कुल ही स्टार्ट में सुनने को मिल जाएगा ये वाला मर्मर, अर्ली डायस्टोलिक। अगला है डिक्रिशेंडो। डॉक्टर एक मिनट, मैं किसी को पूछती हूँ कौन सा अवेलेबल है अभी। डॉक्टर हेफ्जा, डॉक्टर हेफ्जा, ये डिक्रिशेंडो क्या होता है? मैम इसमें इसका डिक्रिसेंडो का होता है कि एम्पलीट्यूड और इसकी फ्रीक्वेंसी फॉल करती है आहिस्ता आहिस्ता। फॉल करती है, ये फॉल करती है। एम्पलीट्यूड फॉल करता है। शाबाश, ये आपके पास फॉल कर रही है, आपको आवाज कम होती चली जाएगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अर्ली डायस्टोलिक जो है शुरू में लाउड होगा, मगर बाद में डिक्रिशेंडो हो जाता है। बेस्ट हर्ड एट द बेस। डॉक्टर एक मिनट, डॉक्टर मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत स्लो आवाज है। है, इतनी स्लो हो गई आवाज? अभी भी नहीं आवाज आ रही है? आ रही है मैम। परफेक्ट है। डॉक्टर फराज, डॉक्टर फराज, ये क्या है कहानी बेस की? डॉक्टर फराज, प्लीज रिस्पॉन्ड, चाहे गलत सही, मगर बताएं मुझे, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, बेस क्या होती है। फराज साहब चले गए छोड़ के, मे बी। डॉक्टर मार At दिया। the third intercostal space. शाबाश। Third intercostal space, left side. परफेक्ट परफेक्ट अर्व परफेक्ट साइड पे, परफेक्ट। अर्व एरिया। पता है, ये जो मैं आप लोगों से बुलवा रही हूँ, मैं असल में दो से तीन काम कर रही हूँ एक साथ। एक तो मैं आपको इस बात का कॉन्फिडेंस दे रही हूँ कि आपको आता है, नंबर वन। नंबर टू, जब आप उसे खुद फेस करते हो ना तो आप अपने फियर को फेस करते हो। ठीक है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंसर करेक्ट के रॉन्ग है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने पार्टिसिपेट कितना किया। कहाँ चले गई हूँ मैं, यार मैं कहाँ पे थी? Aortic regurgitation. बेस पे थी। ये बेस, हमारे पास ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, ड्यू टू द एनी वेल्वुलर डिजीज। ठीक है, कॉजेस क्या होते हैं इसके? उसका निमोनिक है बेयर, बाइकस्पिड अयोटिक वाल्व। कोई बता सकता है कि बाइकस्पिड अयोटिक वाल्व डिजीज क्या होती है? व्हाट इज मेंट बाय बाइकस्पिड Deficient अयोटिक in the वाल्व? third valve. मैं कोई बात लाल बताती हूँ। के 3 लीफलेट्स होते हैं, उसमें एक लीफलेट एब्सेंट होता है। शाबाश, आपके पास तमाम बैल्स जो होते हैं ना, वो थ्री लीफलेट के होते हैं, कौन सा मर्जी हो, सेमी ल्यूनर हो चाहे सा मर्जी हो, शेप डिफरेंट होती है। जो माइट्रल ट्राइकस्पिड होते हैं वो सब चोंच की तरह के होते हैं, लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं वो इस तरह के आगे से राउंड होते हैं। तो सेमी ल्यूनर हो चाहे जो सा मर्जी हो, आपके पास तीन लीफलेट्स होते हैं। और बाइकस्पिड का मतलब क्या है कि उसके आपके पास कस्प कितने हैं? दो हैं। एंडोकार्डाइटिस, अब एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है कि आपके पास वाल्व तो नॉर्मल थे, बट नाउ नाउ डिजीज की वजह से अपने जो है नॉर्मल फंक्शन लूज कर बैठे हैं।
अगला है aortic root dilation. किसी को पता है what is meant by aortic root dilation? ट्राई करो यार, कोई बात नहीं, गलत सही, nobody cares कि राइट होगा गलत होगा, ट्राई करो. The point where the aorta starts, that part is Yes. dilated. यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आयोटिक, जहाँ से aorta स्टार्ट हो रही है, एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर आपके पास डायलेशन होती है. अब जब ये डायलेट कर गया, आयोटा डायलेट कर गया, तो क्या होता है? Regurgitation. वैल्व्स ना दूर दूर हो जाते हैं. जिस तरह हार्ट के डायलेशन के अंदर आपको दिख रहा था ना कि वैल्व्स दूर दूर हो गए थे, तो रिगर्जिटेशन शुरू हो जाती है. ठीक है, तो आपके पास रिगर्जिटेशन शुरू हो जाती है. अगला है रोमेटिक फीवर, ये भी आपको पता है वैल्व्स को खराब कर देता है. लुक, वाइड पल्स प्रेशर. व्हाट इज मेंट बाय वाइड पल्स प्रेशर? कोई बताएगा ये क्या होता है वाइड पल्स प्रेशर? वही तो बोले, मुझे गलत सही, नोबडी केयर्स राइट है कि गलत है. मैम प्रेशर बढ़ इज जाता है इट उससे। कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो नॉर्मल डिफरेंस होता है उससे इंक्रीज हो जाता है इसमें, यस. दैट इज वाइट पल्स प्रेशर. अगर आपके पास ये पल्स प्रेशर आपको ऐसे फील हो रही है, आपको ठक करके पल्स आई है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इसकी पीक यहाँ फील हुई है, फिर नेक्स्ट टाइम पीक यहाँ पे हुई है, तो उसमें जो डिफरेंट डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, वो कुछ ऐसा फील हो रहा होता है. ठीक है, बहुत आपको ना डिफरेंट से इतनी तो जगह भी नहीं मैम है. अभी बीच में आपकी आवाज बिल्कुल सही हो गई थी, अब फिर बहुत स्लो हो गई है। आप यार, प्लीज कोशिश करें, थोड़े से और करीब कर सकती है माइक अगर तो प्लीज। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हेलो? यस मैम. जी अब बेटर हाँ हाँ है। सही मैम. या मैं एक काम करती हूँ, मैं ना एक न्यू हेडफोन्स का भी अरेंजमेंट कर लेती हूँ कि दोबारा ये मसला ना हो किसी के साथ भी. ठीक है, मुझे सर एक दो दिन दीजिएगा, मैं इसको भी ना अरेंज कर लेती हूँ. तो ये आप लोगों को वाइड पल्स मुझे समझ में आ गया व्हाट इज मेंट बाय वाइड पल्स प्रेशर. अगला है पिस्टल शॉर्ट फेमरल पल्स. ठीक है, पिस्टल शॉर्ट फेमरल पल्स ऐसी. फिर अगली दफा दोबारा बहुत पॉइंटी सी फील होती है, कभी नहीं आता, कोई नहीं पूछता व्हाट इज मेंट बाय पिस्टल शॉर्ट. पल्सेटिंग नेल बेड, क्विंकी पल्स. आप इनके जब फिंगर्स देख रहे होते हो, तो इवन यू कैन फील द पल्स इन दी नेल बेड. देखिए, एक बात को ना अंडरस्टैंड करें, जो रिगर्जिटेशन का मरमर होता है ना, मुझे ये बताएं इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कैसा होगा? कोई ट्राई करेगा एक्सप्लेन करने का? कम होगा शायद स्ट्रोक वॉल्यूम. कम होगा, मगर देर तक होगा. ठीक है ना, पल्स जो है ना बहुत हाइट नहीं लेती इसकी, लेकिन देर तक रहती है. ठीक है, दैट इज व्हाई यू कैन फील अ पल्सेटिंग नेल बेड. हाइपरडायनामिक पल्स विद हेड बॉबिंग. कोई कुछ कह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस बारे में बात करें? कोई कुछ कह रहा है? हेलो, कुछ ने कोई क्वेश्चन किया? हेलो? नहीं मैम, वो किसी का शायद माइक ऑन है जिसकी वजह से आवाज आ रही है। हाँ, प्लीज काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें जो भी हैं. ओके. ओके, वापस आते हैं. हम कहाँ पे थे? हेड बॉबिंग के ऊपर थे. मैंने आपको बताया ना कि मुझे आपके नहीं पास समझ आ रहा है. हाइपर. हाँ, मैम, ये pulsing nail bed and pistol short femoral pulse and this Twinkies pulse, what does this mean? यार क्विंकी पल्स आपको पता क्या होता है कि आप, अच्छा, नॉर्मली क्या आप अपने नेल बेड में पल्स को फील कर सकती हैं? No, I can. ठीक है, नहीं हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पास जो ड्यूरेशन होती है ना, वो अब ड्यूरेशन ऐसी नहीं रही है जिस तरह होती है, ये बहुत प्रोलॉन्ग सी हो गई हुई है. ठीक है, जो ये इनमें से कोई बात काम की नहीं है. हाई पिच ब्लोइंग मर्मर काम की है, बेस पे है, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे काम का वर्ड है, ये बियर काम का है. वाइड पल्स प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाइपर डायनामिक पल्स. ये आपको पल्स में तो यूं मिलना था, लेकिन ये मिली ही जा रही है पल्स, रुकी नहीं रही है, फिर आई जा रही है पल्स, रुकी नहीं रही है. हाइपरडायनामिक पल्स का होना जरूरी है. और हेड बॉबिंग. हेड बॉबिंग, अच्छा, ये मैं हमेशा हर बच्चों को होमवर्क देती होती हूँ. आप लोगों ने पढ़ के आना व्हाट इज मेंट बाय हेड बॉबिंग. ठीक है,
और ये किसका क्लिनिकल क्या क्या आता है, किस तरह स्टेटमेंट आती है हेड बॉबिंग की, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कैसे आती है सीवियर कंडीशन में, क्रॉनिक कंडीशन में हेड बॉबिंग तक बात कैसे पहुंच जाती है, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म आपने पढ़ के आना है, ठीक है। कैन प्रोग्रेस टू लेफ्ट हार्ट फेलियर। अब डॉक्टर, एक मिनट, मैं किसी ऐसे से पूछूंगी जो बहुत कम पार्टिसिपेट करता हो। डॉक्टर बुशरा, हाउ कम लेफ्ट हार्ट फेलियर इज बीइंग देयर? डॉक्टर बुशरा, हाउ कम लेफ्ट हार्ट फेलियर इज हैपनिंग इन द aortic regurgitation? डॉक्टर नबीरा, लास्ट टाइम भी आपने ये रिस्पॉन्ड नहीं किया था। डॉक्टर नबीरा, हाउ कम लेफ्ट हार्ट फेलियर इज हैपनिंग? क्योंकि जो है जब रिगर्जिटेशन की वजह से वॉल्यूम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, जिससे ओवरवर्किंग जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जाता है फिर वो। शाबाश। अगला टॉपिक है माइटोस्टिनोसिस। फॉलो इज ओपनिंग स्नैप। ये है नॉर्मली आप देखेंगे S2 के फौरन बाद नहीं आ रही है, एक नॉर्मल पीरियड है, फिर ठक करके आपको एक आवाज आती है, विच इज ऑलवेज ओपनिंग स्नैप। ये वो मिड सिस्टोलिक क्लिक किस में आता था? डॉक्टर बुशरा, मिड सिस्टोलिक क्लिक किस में आता था? mitral valve prolapse. Mitral valve prolapse. अरे वाह, रेडी, गुड। अगला है डिलेड रंबलिंग एंड मिड टू लेट लेट मरमर। कोई बताएगा व्हाट इज meant by मिड टू लेट मरमर? ये क्या होता है? डॉक्टर मुनज्जा, व्हाट इज meant by मिड टू लेट मरमर? ये डायस्टोलिक की बात हो रही है, मिड टू लेट डायस्टोलिक। कि आपको फौरन S2 के बाद सुनने को नहीं मिलेगी, थोड़ी देर के बाद मिलेगी, S2 से थोड़ा फासले में सुनने को मिलेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आपके पास डिक्रीज इंटरवल बिटवीन द S2 एंड OS को रिलेट विद इंक्रीज सेवेरिटी। ये कुछ भी नहीं छोड़ दे, हमारे काम की नहीं है। आगे चलते हैं। लेट एंड हाईली स्पेसिफिक सीक्वेले ऑफ द रूमेटिक फीवर, इसको याद रखना है। माइट्रोस्टिनोसिस किसका सीक्वेले है? माइट्रोस्टिनोसिस का सीक्वेले ऑफ रूमेटिक फीवर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्रॉनिक माइट्रोस्टिनोसिस कैन रिजल्ट इन लेफ्ट एट्रियल डायलेशन एंड पल्मोनरी कंजेशन, ठीक हो गया। इसमें आपके पास एक प्रेजेंटेशन और भी है, एफिब, ऑर्टनर सिंड्रोम। और अच्छा मुझे बताएं, कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाई हीमोप्टाइसिस? डॉक्टर, ये जो ओप्पो A54 है, किसी और ने आंसर नहीं करना। डॉक्टर ओप्पो जरा एक्सप्लेन करें व्हाई हीमोप्टाइसिस। भाई जिसको अब ये समझ में आ गया ना क्यों हीमोप्टाइसिस हो रहा है, उसको किसी और इस टॉपिक में मसला नहीं आएगा। डॉक्टर ओप्पो, मैं चाहती हूँ कि आप इसको आंसर करें। यार पल्मोनरी कंजेशन की वजह से। व्हाट डू यू मीन बाय पल्मोनरी कंजेशन? डॉक्टर रोयाम, जी, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जा रहा, तो उसमें लेफ्ट एट्रिया में बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रिया में जब बढ़ेगा तो पीछे पल्मोनरी से हमारे पास लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आता है, तो वहां पे जाके जो है कंजेस्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, तो वेसल्स रप्चर हो सकती है, उसकी वजह से हेमोप्टाइसिस हो सकती है। रप्चर, मैं इस वर्ड का इंतजार करती, वेसल रप्चर। और इस तरह के कंडीशंस में आपको एक खास सेल्स मिलते हैं, उन्हें कहते हैं HF सेल्स, हार्ट फेलियर सेल्स, ठीक है। हार्ट फेलियर सेल्स मिलते हैं आपको। व्हाट इज ऑर्टनर सिंड्रोम? किसी को पता है व्हाट इज ऑर्टनर सिंड्रोम? डॉक्टर हिफ्जा, व्हाट इज ऑर्टनर? ऑर्टनर सिंड्रोम में लेरेंजियल नर्व इरिटेट होती है, जिसकी वजह से आई थिंक आवाज, पता नहीं। बिल्कुल, इसमें ये एक सीक्वेल है, एक चीज और भी होती है। आपके पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, सबसे पोस्टीरियर मोस्ट मैम लेफ्ट एट्रियम जो है ना वो लेंजियल नर्व के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हॉर्ननेस ऑफ वॉइस और ये चीजें होती है हमारी। बिल्कुल, एक चीज इसमें और भी आती है, वो ये होता है कि अगर जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना, वो पोस्टीरियर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हार्ट को बनाता है, और इसके पीछे पड़ी होती है इसोफेगस, वो इसोफेगस भी कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया? चलूं आगे अब। मैम ऑर्टनर सिंड्रोम जो है वो रिपीट करें थोड़ा। ऑर्टनर सिंड्रोम में ये होता है कि आपके पास जो है ना, लेट मी शो यू गाइस, अगर लिखा हुआ यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। माइटोसिनोसिस नहीं समझ ये आती। देखें, ये देखें, ऑर्टनर सिंड्रोम में एक तो अब सब ने बताया है मुझे
कि आपके पास जो वेगस नर्व कंप्रेस हो रही है। लेकिन एक बात को और अंडरस्टैंड कर, जो लेफ्ट एट्रिया होते हैं ना, ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को बना रहा होता है, ठीक है। और इसके पीछे क्या पड़ी होती है, इसोफेगस पड़ी होती है, वो इसोफेगस भी कंप्रेस होकर डिस्फीजिया कॉज कर देती है, ठीक है। मैम मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये जो माइट्रल स्टेनोसिस का जो ओपनिंग स्नैप है ना, प्लीज एक दफा ये बता दें। ओपनिंग स्नैप समझ में नहीं आ रहा, ओपनिंग स्नैप, यार ओपनिंग स्नैप पता क्या होता है? आपके पास जो लेट मी ट्राई इट दिस मेथड, राइट लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपके पास वेल्व है, ठीक हो गया 3। अब जब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट कर रहा होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल के डायलेट करने से वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो फॉल कर रहा होता है। और एक टाइम ऐसा आना होता है कि जब व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर इज लेस देन द एट्रियल प्रेशर, ठीक है, ये वाला एक टाइम फ्रेम आना होता है जिसमें ये वेल्व्स खुल जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि व्हेन द वेंट्रिकल्स आर डायलेटिंग, आपके पास एक जो वेल्व है ना वो नॉन फंक्शनल हो चुका हुआ है, कि वो प्रेशर के फुली फॉल करने से पहले ही खुल जाता है, ठीक है। और जब वो खुलता है, खुलता नहीं है, लाइक टफ हो जाता है, ठीक है। अब इसमें खुलने में क्या होता है कि इसने ऐसे ऐसे और ये ऐसे पड़े हुए हैं ना बंद होके, तो अब इस वाले ने टाइट हो जाना है, इस वाले ने टफ हो जाना है, ठीक है, जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जब उसकी जो टफ होने की जो जो उसके खिंच जाने की जो आवाज होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्नैप, ठीक है मैडम। तो इज इट लाइक कि जैसे माइट्रल स्टेनोसिस है, ये बंद हुई है ना, स्टेनोस्ड हुआ हुआ है, हाँ तो डायस्टोल में द वाल्व्स आर सपोज्ड टू ओपन ताकि वो फिलिंग हो सके वेंट्रिकल्स की, बिल्कुल तो वो प्रेशर की वजह से खुलता है, तो वो ओपनिंग स्नैप की आवाज आती है ये। बिल्कुल, प्रेशर की वजह ओके। से प्रेशर के ड्रॉप करने से उसने खुलना था, लेकिन वो खुलने की बजाय उल्टा टाइट टाइट हो जाता है, टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टीनोसिस है नॉट वेजिटेशन। तो वो आपके पास खुलेगा ही नहीं, वो उल्टा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर स्नैप की आवाज कहाँ से आ रही है, जब अगर वो वो खुला हार्ड ही होते हैं नहीं? ना, तो देखो ना, इलास्टिक होती है, आप इलास्टिक को खींचते हो तो वो हार्ड एक सर्टेन साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये खिंच जाता है, उस खिंचने की आवाज को कहते हैं स्नैप, ठीक है। और डॉक्टर मुनज़्ज़र समझ में आया कि नहीं आया? So, कि या ये नॉर्मली आपके पास इस तरह लूज से पड़ा होता है, लेकिन जब 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 ये इसने खुलने का टाइम आना है ना, इसने उल्टा और हार्ड हो जाना है, लेकिन खुलना नहीं है। और इसीलिए पैसेज नैरो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भी खुल जाएगा और जिसके साथ ये वाला भी खुल जाएगा, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। और इसके खिंच जाने की जो आवाज आती है उसे कहते हैं ओपनिंग स्नैप, ठीक है। अच्छा, कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट डज दिस लाइन मीन? कोई इसको एक्सप्लेन करेगा, डॉक्टर रोयाम? ये मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? मैम कैन यू प्लीज ट्राई कि आप हेडफोन्स के बगैर कर लें, हो सकता है कि बेहतर हो जाए वॉइस। मेरी आवाज आ रही है? अब बेहतर है जी। बेहतर है? जी आ रही है। कोई इसे जी एक्सप्लेन डॉक्टर करेगा? अरवा, जी आपने बोला कि इसको एक्सप्लेन करना है। असल में ये होता है कि ड्यूरिंग डायस्टोल जब हमारी इजेक्शन होती है एट्रिया से वेंट्रिकल में, जब हमारी ब्लड आती है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। पर यहाँ पे ये होता है क्योंकि मिट्रल स्टेनोसिस है, अच्छे से ब्लड नहीं आएगा तो एट्रिया में प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज परफेक्ट। होता रहे। अगला है पीडीए, कंटिन्यूअस मशीन लाइक मरमर। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग सिस्टोली भी है, ड्यूरिंग डायस्टोली भी है, ठीक है। कहाँ सुनते हैं इसको? इंफ्राक्लेविकुलर एरिया, इंफ्राक्लेविकुलर एरिया, लाउडेस्ट एट S2। यू कैन अप्रिशिएट इसके ऊपर यहाँ पे एम्पलीट्यूड हाईएस्ट है, तो लाउडेस्ट एट S2, ऑफन ड्यू टू द कंजेनिटल रूबेला और प्रीमेच्योरिटी, ओके।
अब हम प्रॉपर तरीके से पैथोलॉजी को शुरू करने लगे हैं। जो दूसरी पैथोलॉजी है, फर्स्ट इज द कोएक्टेशन ऑफ अयोटा। असल में आपके पास जो अयोटा होता है वो नैरो हो रही होती है। अच्छा, इसमें होता पता है क्या है कि आपके पास जो डक्टस आर्ट, अच्छा मुझे कौन बताएगा डॉक्टर कि आपके पास डक्टस आर्टीरियोसिस कहाँ पे जाके जाके अटैच हो रही होती है? कौन बताएगा कि कहाँ पे लगती है डक्टस आर्टीरियोसिस, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से लगती है? डिसेंडिंग अयोर्टा, पल्मोनरी हाँ, ट्रंक और डिसेंडिंग अयोर्टा के बीच में होती है। परफेक्ट। तो जो आपके पास नियर द इंसर्शन ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस, बेसिकली ये आपके पास डिसेंडिंग अयोर्टा है और ये पल्मोनरी ट्रंक जा रहा था। इन दोनों के दरमियान में ये लिंक होता है। इसने एट द एंड ऑफ द डे नैरो होना ही होना है, लेकिन इसके नैरोइंग के चलते चलते ये आपके पास नैरोइंग ऑफ द डिसेंडिंग अयोर्टा भी कॉज कर देती है। ठीक है, तो इसमें नियर इंसर्शन ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस एसोसिएटेड विद अ बाइकस्पिड aortic valve and other heart diseases and Turner syndrome। टर्नर सिंड्रोम को मार कर लें। टर्नर सिंड्रोम के हवाले से ना अब सीपीएस पे 2 पॉइंट्स पूछ रही है। एक बात पूछ रही है वो कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा से कॉम्प्लिकेशन पूछ रही है, और एक पूछ रही है सिस्टिक हाइग्रोमा। ठीक है, टर्नर के साथ साथ ही लिख लें आपके पास सिस्टिक हाइग्रोमा। ये 2 कॉम्प्लिकेशन अब सीपीएसपी में टर्नर को लेके पूछे जा रहे हैं। ठीक हो गया। हाइपरटेंशन इन द अपर एक्सट्रीमिटीज, कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाई कम अपर एक्सट्रीमिटीज में हाइपरटेंशन है? कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाई हमारे पास हाइपरटेंशन है अपर एक्सट्रीमिटीज में? क्योंकि डिसेंडिंग एरोटा में जो है हमारी स्टीनोसिस है, तो नैरोइंग ब्लड की वहां पे वजह ज्यादा से। हो जाएगी। एब्सोल्युटली, आपके पास जो अयोटिक आर्च होती है, यहाँ से जो ब्लड वेसल्स निकल रही होती है, सबक्लेवियन आर्टरी वगैरह निकल रही होती हैं, वो जाके किसको सप्लाई करती हैं? लिम्स को। ठीक है, और यहाँ पे आगे हुई हुई है नैरोइंग, तो सारा ब्लड कहाँ जा रहा है? टुवर्ड द अपर लिम्स। इसलिए वहां पे जब आप देखोगे तब वहां पे आपको हाई बीपी मिलेगा, लेकिन जब आप लो एक्सट्रीमिटीज को देखोगे तो वहां पे आपको लो बीपी मिलेगा या डिलेड बीपी मिलेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज delayed pulses। So डॉक्टर hypertension in अरबाज the upper ने extremities। कुछ कोई डॉक्टर कह रहा अरबाज है? ने टर्नर सिंड्रोम के अलावा क्या बोला है? मैंने सिस्टर आपको टर्नर सिंड्रोम में 2 कॉम्प्लिकेशन बताई है जो कि अब सीपीएस से पूछ रहा है। एक है कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा और एक है सिस्टिक हाइग्रोमा। ओके। ये लिख लें साथ ही। अगला है हाइपरटेंशन इन द अपर एक्सट्रीमिटीज। दूसरा है लोअर एक्सट्रीमिटीज आर कोल्ड विद वीक डिलेड पल्सेस। कोई इसे एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज ब्रेकियोफेमोरल डिले? डॉक्टर हिफ्जा, डॉक्टर हिफ्जा एक्सप्लेन करेंगे इसे क्या होता है ब्रेकियोफेमोरल डिले? मैम ब्रेकियोफेमोरल डे आगे जब कॉन्स्ट्रिक्शन है और आगे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली कर नहीं रहा तो फेमरल वे आर्टरी में डिले ही फील होगी। ब्रेकियल आर्टरी और फेमरल आर्टरी में डिफरेंस, मतलब उनकी टाइमिंग में डिफरेंस होगा ब्लड सप्लाई में। बिल्कुल। जो आपको अपर लिम्ब को तो आर्च ऑफ अयोर्टा ने ब्लड वेसल्स निकाल कर दे दी हैं, वो तो ब्लड प्रॉपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास नैरोइंग थी, यहाँ से ब्लड नीचे नहीं जा रहा आपके पास। तो क्या होता है कि आपके पास बहुत ही कम ब्लड लोअर लिम्ब को जा रहा है, क्योंकि जो डिसेंडिंग अयोर्टा होती है वही एंड पे जाके फेमरल आर्टरीज में कन्वर्ट हो रही होती है ना, और जो फेमरल आर्टरीज होती हैं यही जाके लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, तो ब्रेकियो फेमरल डिले में किया कि सारा पल्स, सारी जो है ब्लड सप्लाई वो अपर लिम्ब को जा रही है, लोअर लिम्ब जो है ना वो उसे कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा। ओके, आगे चलते यस हैं। मैम। लोअर एक्सट्रीमिटीज आर कोल्ड विद वीक डिलेड पल्सेस विद एज, इंटरकोस्टल आर्टरीज enlarged ड्यू टू द कोलैटरल सर्कुलेशन। अच्छा, हम सबको पता है कि जब जब हमारे पास डिसेंडिंग अयोर्टा नीचे को आती है तो ये आपके पास इंटरकोस्टल आर्टरीज देती है। ठीक है, जो कि आपके पास रिब्स के लोअर बॉर्डर के ऊपर रन कर रही होती हैं। अगर मैं एक रिब ड्रॉ करूँ ना, ये है, ये रिब का अपर बॉर्डर है, ये रिब का लोअर बॉर्डर है। इसके जो लोअर बॉर्डर पे यहाँ पे करके जो है ना ये इंटरकोस्टल आर्टरीज रन कर रही होती हैं। अब होता क्या है कि विद टाइम इसके अंदर ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये इनलार्ज कर जाती हैं। ठीक है, जब ये इनलार्ज करती है तो क्या होता है, ये इतना बड़ी बड़ी हो जाती है कि इसके नीचे जो पार्ट होता है रिब का वो इरोड हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ये वाला पॉइंट जो मैंने बोला एंड पे?
इंटरकोस्टल ma'am. आर्टरीज वो इनलार्ज होती क्यों है व्हेन कोलेटरल क्योंकि फॉर्म भाई आपके होगी? पास वो ऐसे कोलैटरल सप्लाई करने लग पड़ती है ना, डिसेंडिंग तो सप्लाई नहीं कर रही, ठीक है, डिसेंडिंग को सप्लाई नहीं कर रही तो वैसे कोलैटरल बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे इस बुक के अंदर एक पॉइंट मिसिंग है, आप वो पॉइंट अपनी अपनी बुक्स पे लिख लें कि आपके पास ना ये जो इसका इनलार्ज होना है एज ए कोलैटरल सर्कुलेशन, इसका जो इनलार्ज होना है वो आपके पास चेस्ट एक्सरे पे एज ए नॉचिंग प्रेजेंट करता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपके पास वो एज ए नॉचिंग प्रेजेंट करता है, क्लियर। ये अब की बार पेपर में आया था पॉइंट, चेस्ट एक्सरे पे जो नॉचिंग वाला पॉइंट है ना वो अब की बार पेपर में आया था। अगला है कॉम्प्लिकेशन, क्या है, हार्ट फेलियर है क्योंकि बैक फ्लो रहेगा, इंक्रीज रिस्क सेरेब्रल हेमरेज। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड कर लें, जो आपके पास सब क्लेवियन आर्टरी है ना, वो उसके निकलने से पहले पहले आपके पास ना वर्टिब्रल आर्टरी निकलती होती है, ठीक है, और आपके पास वर्टिब्रल आर्टरी निकलती होती है। जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती होती है, ठीक है। जब आपके पास लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, इस तरह नहीं सही रहेगा। ये रहा ब्रेकियोसेफालिक ट्रंक, ब्रेकियोसेफालिक ट्रंक से निकली आपके पास वर्टिब्रल आर्टरी पहले, फिर उसने आगे के निकाली है सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। अब जो ये वर्टिब्रल आर्टरी है जो कि आपके पास नीचे आर्च ऑफ एयोर्टा से निकल रही थी, वर्टिब्रल आर्टरी, अब चूंकि आगे जाके तो उसने नैरोइंग हो, डिसेंडिंग अयोटा की आगे जाके नैरोइंग हो जाएगी, तो ये सारी क्या कर जाएंगी, ये सारी इनलार्ज कर जाएंगी, ठीक है। अब जब एक्स्ट्रा ब्लड पहुंचेगा ब्रेन को तो वहां पे एन्यूरिज्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, वेरी एन्यूरिज्म वाला। जी आप मैम। ये दिखा रही हैं कि मैम मुझे मेरे पास रिपीट कर दें। मेरे मैम पास तो वही वेरी वाला एन्यूरिज्म रिपीट करें। मैं कोई बात सॉरी मैम, मुझे वही पेज नजर आ रहा है, मर्मर्स वाला पेज। आर यू ड्राइंग समथिंग आई कैन नॉट सी? शायद मैं ना एक रुको, एक मिनट रुको यार, मैं ना फैन ही ऑफ कर लेती हूँ क्योंकि इस तरह मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन लगा के आपको मेरी नहीं आती है, एक मिनट दीजिएगा। ऑल राइट। मैं कह रही हूँ कि मुझे ना मर्मर्स का पेज नजर आ रहा है अभी, जो आप पेज शेयर कर रही हैं उस पे इफ यू ड्राइंग समथिंग आई कैन नॉट सी। यार अजीब बात है, एक काम करें आप डिस्कनेक्ट करके आप रिकनेक्ट करके देखिए, मे बी आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कॉन्फ्यूजन ऑफ एयोटा वाला ही पेज शो हो रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन टोयोटा का भी इशू हो रहा है, बस ठीक है, मे बी इनको सिस्टम को इशू आ रहा हो। अब इसको प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने लगी, 10 मिनट रह गए हैं। ये आर्च ऑफ अयोटा है जो नीचे जाकर डिसेंडिंग अयोटा में कन्वर्ट हो गई है, यहाँ से आगे पास निकली है सब वो निकलती है ना ब्रेकिस वाले ट्रंक। जब ब्रेकिस वाले ट्रंक होता है ना वो आगे जाके देती है पहले वर्टिब्रल आर्टरी और तब देती उसके बाद देती है सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। जो सब क्लेवियन आर्टरी होती है ना इसने आगे जाके लिम्स में देनी होती है एक्सिलरी आर्टरी, और साथ में बनाना होता है रेडियल आर्टरी वगैरह को बनाना होता है। तो जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो आपके पास ब्रेन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करती होती है। अब चूंकि आगे है ब्लॉकेज, ठीक है, आगे ब्लड फ्लो स्मूथ नहीं है, तो पीछे क्या होगा, बैक फ्लो होगा, पीछे ब्लड ना कम्युलेट करेगा और ये तमाम ब्लड वेसल उसको अकोमोडेट करने के लिए डायलेट कर जाएंगी, ठीक है। इसलिए इंक्रीज रिस्क ऑफ सेरेब्रल हैमरेजेस, क्योंकि इसकी ये जो आपके पास ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ गया है ना, दिस मेक्स एन्यूरिज्म्स जो कि फ्यूचर में रप्चर कर सकते हैं, ठीक है, बैक फ्लो की वजह से रप्चर कर सकते हैं। अयोटिक रप्चर ये भी समझ में आ गया होगा, पॉसिबली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कि अगर मरीज को सेप्सिस हुआ है तो वो वैल्व के पास रह के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी कॉज कर सकता है। क्लियर, क्लियर है। यस मैम। अगला है यस यस। परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन द न्यूबॉर्न। हाँ जी, ओके, इसमें ये होता है कि आपके पास पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस आफ्टर बर्थ जो है ना वो नॉर्मली तो कम, क्राई करने पे कम हो जाती है, लेकिन अगर ज्यादा रहे दिस कॉजेज अ परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें आपने, लीड्स टू राइट टू लेफ्ट शंट थ्रू द फोरामेन ओवेल एंड डक्टस आर्टेरियोसिस, बस
और नहीं इसमें आप लोगों ने घुसना, इस टॉपिक से कभी नहीं कुछ आया। अगला हमारे पास है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू आते हैं। इसको अगर रटा मारना है कि अल्कोहल से क्या होता है, वीएसडी, पीडीए, एएसडी, टॉफ। सबसे पहले जो साइनोटिक डिजीजेस में मोस्ट कॉमन कौन सा है, टॉफ। ए साइनोटिक में मोस्ट कॉमन कौन सा है, वीएसडी। रुबेला से क्या होता है, पीडीए। अभी बढ़ के पीछे आए हैं। पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस एंड सबटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। डाउन में एएसडी इज मोस्ट कॉमन। इन्फेंट ऑफ द डायबिटिक मदर्स में क्या होता है, उनमें आगे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होती हैं, ठीक है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस और ट्राइकस्पिड एटरीजिया। तो डायबिटिक्स डायबिटिक्स में टिक्स होते हैं, टी से ट्रांसपोजिशन, टी से ट्रंकस आर्टीरियोसिस और टी से ट्राइकस्पिड एटरीजिया। ये थोड़ा रट्टे वाली बात नहीं है, लेकिन को रट्टा मारना है, ऐसे ही मार लेना। ओके, आगे चलते हैं। मार्फन, मार्फन में क्या होता है, एमवीपी। जब भी मैंने मार्फन का एमसीक्यू देखा, मैंने एमवीपी के साथ ही मोस्ट कॉमनली देखा है, ठीक है। दूसरा क्या है, थोरेसिक अयोटिक एन्यूरिज्म एंड डाइसेक्शन। अब इसमें अंडरस्टैंड कर लें कि एक आगे पास होती है एंटेमा, एक होती है आगे पास मीडिया, एक होती है एडवेंटिशिया, ठीक है। जो जो होते हैं ना मार्फन वाले लोग, उनमें एंटेमा जो होती है ना वो वीक होती है, कमजोर होती है, ठीक है। एक मिनट, आई इसका निमोनिक होता है IMDB, ठीक है। जो डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म होता है, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म में उसमें इंटिमा अफेक्ट होती है, और जो बैरी एन्यूरिज्म होता है उसमें मीडिया इफेक्ट होती है, ठीक हो गया। और जो मार्फिन वाले लोग होते हैं उनमें क्या हो रहा होता है, उनमें इंटिमा इफेक्ट हो रही होती है, ओके। अगला क्या है, प्री नेटल लिथियम एक्सपोजर, एप्स्टीन एनॉमली। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, बाइकस्पिड अयोटिक वाल्व एंड द कोएक्टिवेशन ऑफ अयोटा। विलियम्स में क्या है, सुप्रा वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। और 22 तो क्यू 11 में तलवा क्या था, आपने टॉप निमोनिक क्या बताया था, IMD? डीबी। डीबी मैं आपको नीट करके लिख के दिखा देती हूँ दोबारा, ताकि इसको नोट कर लें। वेयर IMDb, IMD और साथ में बी, ठीक है। आई से डी यानी इंटिमा अफेक्ट्स एंड डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म, और बेरी एन्यूरिज्म में मीडिया अफेक्ट होती है, ठीक हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट भी ऐड कर लें कि आपके पास डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म का कॉम्प्लिकेशन क्या है, मीडियल सिस्टिक नेक्रोसिस। मीडियल सिस्टिक नेक्रोसिस, इस पे आए। करने वाली चीजें पहले करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी खत्म करना है अब। तो मैम जेंथोमस, मीडियम सिस्टिक नेक्रोसिस किसका आपने बताया? हाँ, मीडियम सिस्टिक नेक्रोसिस किसका बताया आपने? कॉम्प्लिकेशन ऑफ किसके साथ? द डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। कॉम्प्लिकेशन लिख लें, कॉज ऑफ डेथ लिख लें। कॉज ऑफ डेथ विद इन डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म इज मीडियल सिस्टिक नेक्रोसिस। ये इस दफा पेपर में एमसीक्यू आया था। जेंथोमस में क्या होता है, जेंथोमस में आपके पास क्या होता है, आपके पास स्किन में ना लिपिड फिल्ड मैक्रोफेजेस जमा हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली कहाँ पे, आईलिड्स के पास, ये सॉरी, यहाँ पे। अगला क्या है, टेंडनस जेंथोमा। इसमें एक्लिस टेंडन में और फिंगर के एक्सटेंसर्स में, ये नहीं भूलना। हम जब पढ़ेंगे ना बायोकेम तब दोबारा देखेंगे इसको, बट लुक यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। तो एक्सटेंसर्स के टेंडन में और एक्लिस टेंडन में, वो भी एक्सटेंसर है, ठीक है। तो अब वहां पे आपको फैट के फिल्ड मैक्रोफेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट इज कॉर्नियल आर्कस। उसमें क्या होता है कि कॉर्निया के अंदर लिपिड की डेपोजिशन है, ग्रे कलर का नजर आता है, ठीक है। इसे कहते हैं आर्कस सिनालिस। ओल्डर लोगों में बहुत कॉमन नजर आता है, ये लुक लुक, ये लाइट ग्रे सा, गोल सा। अगला है एथियोस्क्लेरोसिस, ओके। ये टॉपिक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट, एथियोस्क्लेर, ये क्या हुआ, मेरा स्क्रीन में क्या हो गया,
ऑलराइट। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मुझे आपसे समझने हैं। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये पहली बात तो ये आपके पास लार्ज ब्लड वेसल्स का मसला है, ठीक है ना। ये आपके पास लार्ज ब्लड वेसल्स का मसला है। जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती है वो ऑलवेज इलास्टिक की नेचर होती हैं, ठीक है ना। लार्ज में कौन सी आती है? अयोटा आती है, सबक्लेवियन आर्टरी आती है, आपके पास फेमोरल आर्टरी आती है, ये सारी लार्ज होती हैं। और जितनी भी लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं वो सारी इलास्टिक की नेचर की होती हैं, ठीक हो गया। लार्ज एंड द मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज, मीडियम साइज मस्कुलर, एम फॉर मीडियम, एम फॉर मस्कुलर, ठीक हो गया। और इसमें होता है कि कोलेस्ट्रॉल के बिल्डअप्स बन रहे होते हैं। कहाँ बन रहे होते हैं? इंटिमा के अंदर बन रहे होते हैं। ये बातें समझ में आ गई है जो मैंने अभी बोली हैं? कि आपके पास पहली बात तो ये कि एथियोस्क्लेरोसिस किसका मसला है? लार्ज का मसला है। समटाइम्स ये मीडियम को भी इन्वॉल्व करता है जो कि मस्कुलर नेचर की होती हैं, और कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होती हैं, मगर होते कहाँ पे? इंटिमा में है। खुदारा एडवेंटिशिया ना करके आइएगा, ये मेरे एक स्टूडेंट ने किया था। आप लोग उसको इतना वाइज समझती हो कि भाई एडवेंटिशिया तो नहीं करके आएंगे कम से कम, ये इंटिमा का मसला है। इसका एक निमोनिक है, रटा मारना है और लाजे मारना है। अ कॉपी कैट नेम्ड विलिस। सबसे ज्यादा कॉमनली एथियोस्क्लेरोसिस कहाँ मिलती है? अब्डोमिनल अयोटा में, देन कोरोनरी अयोटा आर्टरी, सॉरी पेप्टिल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, और साथ में सर्कल ऑफ विलिस। इनमें से जो कोरोनरी है, पॉप्लिटियल है, कैरोटिड है, ये सारी कौन सी है आपके पास? इंक्लूडेड विलिस, इंक्लूडेड विलिस आपके पास मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज हैं, ठीक हो गया। लार्ज वाली कौन सी है? दैट इज एब्डोमिनल अयोटा। आगे बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल क्या है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? अंजाइना होता है, अंजाइना है, क्लॉडिकेशन वगैरह भी है आपके पास। ये इतनी कोई खास चीजें नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे पास 1 मिनट रहेगा, इसको मुझे कवर करना है। इन्फ्लामेशन इन इज द की पैथोजेनेसिस